आप देख रहे हैं चर्चा में, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। लोकसभा में महिला आरक्षण कानून में बदलाव से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका। जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिलने के कारण इस विधेयक पर प्रतीक्षा का विराम लग गया। इसके साथ ही सरकार ने अन्य 2 महत्वपूर्ण विधेयकों, परिसीमन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल को भी आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। ये संशोधन बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव के लिए लाए गए थे, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। यदि यह बिल पास हो जाता तो इसे 2029 के आम चुनाव से लागू करने की योजना थी। संविधान संशोधन बिल को पास करने के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन जरूरी होता है। वोटिंग के दौरान इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। यह संख्या आवश्यक बहुमत से कम रही, इसलिए बिल पारित नहीं हो सका। प्रस्तावित संशोधनों में लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने की बात भी शामिल थी, ताकि परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू किया जा सके। विपक्ष ने शुरुआत से ही इन संशोधनों का विरोध किया और इसे राजनीतिक संतुलन बदलने की कोशिश बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से समर्थन की अपील की थी और कहा था कि अगर विपक्ष विरोध करेगा तो भारत की महिला शक्ति विपक्ष को कभी माफ नहीं करेगी। सवाल यह उठता है कि भारत की महिला शक्ति को राजनीतिक नेतृत्व क्षमता से वंचित रखकर आखिर विपक्ष को क्या लाभ होगा? चर्चा में आज समझने की कोशिश, आधी आबादी का अधूरा हक, प्रतीक्षा आखिर कब तक? जिन विधेयकों का विपक्ष ने विरोध किया है, आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि यदि यह विधेयक सदन में पारित हो जाता तो इसका क्या लाभ मिलता। आपको बता दें कि सरकार की ओर से सदन में संविधान 131वां विधेयक 2026 लाया गया था, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया गया। अब समझते हैं कि वर्तमान समय में ये विधेयक क्यों लाए गए थे। इन बिलों का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम के फायदों को जल्द धरातल पर उतारना है। साथ ही महिलाओं को जल्द से जल्द आरक्षण का लाभ दिलाना इसका मकसद था, ताकि इस प्रक्रिया में जनगणना 2026 और परिसीमन देरी का कारण न बने। साथ ही 2029 आम चुनाव में महिलाओं को इसका लाभ मिल सके, ऐसी कोशिश करने का प्रयास सरकार के माध्यम से किया गया था। हालांकि जल्द लाभ के लिए आरक्षण को परिसीमन से डिलिंक करना आवश्यक है। परिसीमन से डिलिंक होने के बाद देश की आधी आबादी लाभान्वित होती। वहीं इस बिल के लागू होने से 2029 के आम चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता। साथ ही साथ देश की महिलाओं को परिसीमन का इंतजार नहीं करना पड़ता, जो कि लंबे समय से अपने अधिकार के लिए इस न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं। और आइए अब समझते हैं कि आखिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या। इस अधिनियम में संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की बात है। आरक्षित सीटों में SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान भी है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के प्रत्यक्ष चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर इस विधेयक पर सरकार का जोर था। हालांकि नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही ये लागू हो पाता नारी शक्ति वंदन अधिनियम। दरअसल नई जनसंख्या को देखते हुए सरकार सीटों की संख्या बढ़ा रही थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 1976 में 54 करोड़ की आबादी के लिए 550 सीटें निर्धारित हुई। हालांकि वर्तमान समय में जब देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, तब भी सीटों की संख्या महज 550 ही है। लिहाजा इसमें बढ़ोतरी आज के समय की मांग थी और यह बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन विपक्ष के रवैये की वजह से यह संसद से पारित नहीं हो पाया और इस पर विराम लग गया। अब समझना यह है कि आखिर यह कैसे संभव हो पाता। लेकिन सरकार ने अपना प्रयास किया। हालांकि जितना बहुमत की आवश्यकता इसके पारित होने में थी, उतना ये आवश्यक रूप से उतनी बहुमत सरकार को नहीं मिल सका, उतना समर्थन नहीं मिल सका। लेकिन कई बार ये अपील की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सभी को पत्र लिखकर यह अपील की थी कि भारत की नारी शक्ति को राजनीतिक नेतृत्व क्षमता देने के लिहाज से यह विधेयक अपने आप में महत्वपूर्ण है। लिहाजा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। बावजूद इसके ऐसा नहीं हो सका और हम ये कह सकते हैं कि ये वाकई में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपको बता दें कि लोकसभा से पारित नहीं हो पाया
और बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे। जब सदन में इस विधेयक पर मतदान हुआ तो समर्थन में 298 वोट पड़े और बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक था ये और 2/3 बहुमत के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, जो कि पूरी नहीं हो सकी। लिहाजा फिलहाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के क्रियान्वयन पर विराम लग गया है। एनडीए के सहयोगी दलों ने इस बिल का समर्थन किया था, लेकिन विपक्ष जो था वो इस पर नहीं माना। कांग्रेस, सपा सहित इंडी गठबंधन के दलों ने इस पूरे विधेयक का और इस विधेयक में किए गए प्रावधानों का विरोध किया। संविधान का 131वां संशोधन बिल पास नहीं होने पर यह सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। इस संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रावधान था, क्योंकि हमारे देश में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो भी बहुत ज्यादा हुई है। लिहाजा उस लिहाज से ऐसी कोशिश की गई थी कि इसे लाया जाए। राज्यों में लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 815 हो जाती। तो जो तमाम सारे प्रयास ऐसे किए गए थे वो प्रयास एक तरीके से विफल रहे। कोशिश क्या थी? कोशिश यही थी कि भारत की आधी आबादी को, भारत की नारी शक्ति को एक तरीके से राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता जो है वो मिल पाती। आपको बता दें कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र को कामकाज के लिहाज से काफी सफल बताया। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराने में सफल रही। हालांकि लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल नहीं होने की वजह से महिला आरक्षण संशोधन बिल पारित नहीं हो सका। बहुत ऐतिहासिक बजट सेशन, बहुत ही प्रोडक्टिव बजट सेशन रहा है। 28 जनवरी को बजट सेशन शुरू हुआ और आज 18 अप्रैल को बजट सेशन संपन्न हुआ। यूनियन बजट बहुत अच्छी तरह से पारित हुआ, फिर फाइनेंस बिल पारित किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हो रहे हैं उसको लेकर के स्टेटमेंट दिया। बजट सेशन को एक्सटेंड किया गया 3 दिनों के लिए, 16, 17, 18 अप्रैल, और ये 3 दिन स्पेशल सिटिंग जो एक्सटेंशन किया गया है वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था। जो हमारे पास संख्या तो है बहुमत, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए ये बिल पारित नहीं हो पाया। बाकी जितना भी सरकारी बिल्स थे सब पारित हुआ। महिला आरक्षण बिल के संसद में गिरने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद ने तीखा हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की महिलाओं की आकांक्षाओं को कुचलने के बाद इन्होंने जश्न मनाया, जिसे देश की महिलाएं याद रखेंगी। कांग्रेस पार्टी के प्रेस वार्ता में इस बात का उल्लेख हुआ कि महिलाएं याद रखेंगी। यह सत्य है, महिलाएं याद रखेंगी कि जब 6 दशक तक कांग्रेस के पास सत्ता थी तो 11 करोड़ महिलाएं इस देश में एक शौचालय से वंचित थीं। महिलाएं याद रखेंगी कि जब कांग्रेस की सत्ता रही तो ट्रिपल तलाक एक अभिशाप बनकर मुस्लिम महिलाओं के सर पर मंडराता रहा। महिलाएं याद रखेंगी कि 25 करोड़ महिलाओं को बैंक का खाता खोलने में कांग्रेस की सरकार ने कभी समर्थन नहीं दिया, कभी सुविधा नहीं दी। वहीं रविशंकर प्रसाद ने प्रियंका गांधी की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस देश की नारी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, मां है, उसको इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है?
द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। जिस देश की नारी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, भारत की पूरी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक मां है, उसको आज इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन और परिसीमन विधेयक पारित नहीं होने पर भाजपा की महिला सांसद और सहयोगी दलों की महिला नेताओं ने निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने महिलाओं से जुड़े इस ऐतिहासिक विधेयक के खिलाफ मतदान करके मातृशक्ति के साथ विश्वासघात किया है। इंडिया अलायंस के लिए ये हिस्टोरिक है क्योंकि वो महिला को हराया, पूरे देश को हराया। हमारे लिए ये हिस्टोरिकल था क्योंकि महिलाओं को पहली बार 30% मिलेगा, राज्य का विधानसभा में एमएलए बन के आएगी, देश का पार्लियामेंट में एमपी बन के आएंगे। ऐसे हमारा आशा था, लक्ष्य था, ऐसा भावना था। उसको हराने का काम इंडिया अलायंस ने किया, राहुल गांधी जी का नेतृत्व में किया। ये बहुत बड़ा गलत किया। कांग्रेस की मत मारी गई है और वो हमेशा से महिला आरक्षण बिल के खिलाफ था। वो नहीं चाहते हैं आधी आबादी को उसका अधिकार मिले। निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना होगा। आधी आबादी आज आक्रोश में है। आधी आबादी को बहुत उम्मीद थी, बहुत वर्षों से जो नहीं हो पाया था, तो निश्चित रूप से अब जो स्थिति बनी है कि अब आने वाले समय में कांग्रेस इसको खामियाजा भुगतेगी। राहुल गांधी की नीति, नियत और नाटक सब लोग ने देख लिया। ये कोई डिले नहीं था, ये उनका डिजाइन था, जहां वो चाह रहे थे कि लोगों को गुमराह करना। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष महिला विरोधी है और शेम ऑन यू, क्योंकि ये इतिहास बनने जा रहा था। 27 साल हमने लगातार इंतजार किया, संघर्ष किया, और आपने क्या किया? आपने सिर्फ आपकी नाटक जताई पार्लियामेंट में। नीति नियत में आपकी खोट है। दशकों तक कांग्रेस ने इस देश के ऊपर राज किया, महिलाओं के आरक्षण की बात की, लेकिन राज्यसभा लोकसभा में पास कराने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। 2023 में प्रधानमंत्री जी ने इसको पास करा दिया, लेकिन लागू करने के लिए जब ये संशोधन बिल आया, जिसमें कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा था, हर तरह से उन्हें जस्टिफाइड तरीके से इस पूरे प्रोसेस को किया जा रहा था, फिर भी उन्होंने जो ये साजिश की है, ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के खिलाफ नहीं है। आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। भारत की महिला इसको देख रही हैं। कांग्रेस ने भारत के इतिहास में एक काला दिन निश्चित कर दिया, जहां पर उन्होंने देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा। इस सदन ने एक मिलकर जब यूनानिमसली पास करा था नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, तो तब एक वादा कर दिया था, लेकिन कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को उसने सर्वोपरि रखा और इस देश की माताओं और बहनों के साथ विश्वासघात करा। इनकी नीयत हमेशा से खराब है। कांग्रेस की नीयत अच्छी होती तो 30 साल पहले ये बिल आ गया होता। ये महिलाओं को इनकी कथनी करनी में भी फर्क है। ये कहते हैं हम महिलाओं के साथ हैं, लेकिन सिर्फ परिवार की महिलाओं के साथ हैं। अगर इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी होती तो पहले ना करते। ना इन्होंने महिलाओं के बारे में पहले सोचा, ना आज सोचा। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रयास सरकार का था, इस पर विपक्ष का साथ सरकार को नहीं मिला और एक तरीके से ये भारत की महिलाओं के साथ विश्वासघात विपक्ष ने किया है, ऐसा आरोप भाजपा की महिला नेताओं ने लगाया है। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत की आधी आबादी को राजनीतिक नेतृत्व क्षमता का अधिकार देने का जो प्रयास सरकार का था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसे संसद से पारित नहीं करा सकी सरकार। और ये इसके पीछे की जो बड़ी वजह थी वो विपक्ष का विरोध था। तो ये यहां पर बड़ा सवाल उठता है कि आखिर भारत की आधी आबादी को जब हम राजनीतिक शक्ति देने की जब कोशिश सरकार की थी, तो आखिर उसमें विपक्ष को इससे क्या फायदा मिला। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही है हमारी सहयोगी जया सिन्हा हमारे साथ। जया, समझना होगा, देखिए संसद से इसे पारित नहीं कराया जा सका, एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा। और भाजपा की जो महिला नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने भारत की महिला शक्ति के साथ विश्वासघात किया है। आप इस प्रोटेस्ट को भी कवर कर रही थी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? जय, आप सुन पा रही मुझे? जी जय, सवाल यही है कि एक तरीके से संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित नहीं हो सका, भाजपा के महिला नेताओं ने विपक्ष पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। बिल्कुल पराक्रम, यहाँ पर जो महिलाओं की, यानी कि हमारे देश की आधी आबादी की जो आवाज़ थी, जो आक्रोश था, वो संसद तक पहुंचा था, जिसके चलते हुए बिल्कुल मैं आपको सुन पा रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी मिल रही है जय, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल पराक्रम, यहाँ पर साफ तौर पर मैं आपसे बताना चाहूँगी, जो देश की आधी आबादी की आवाज़ थी वो आज संसद तक पहुँचा। संसद में इस बिल को काफ़ी कोशिश यहाँ पर सरकार की रही कि किस तरह से इस बिल को जल्द से जल्द लागू कराया जाए, लेकिन जो सरकार की कोशिश थी वो लगातार बेकार हुई, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष था उसकी जो नीयत साफ नहीं थी और उसने साफ तौर पर अपनी नीयत को जाहिर करते हुए ये सबके सामने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ कहने के नाम पर देश की आधी आबादी के साथ है, लेकिन वो असल में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जिस तरह से गंभीर नहीं है। और कैसे जो आक्रोश था वो आज दिल्ली की सड़कों पर नजर आया, जो कि भाजपा ने अब ये निर्णय लिया है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जो बिल था, जिसको लेकर संसद में जिस तरह से सरकार लगातार ला रही थी लेकिन उसे वहां पे पारित नहीं होने दिया, अब उसका आक्रोश महिलाओं का फूटा है और वो दिल्ली की सड़कों पर साफ तौर पर नजर आया। आज बड़ी संख्या में राजधानी दिल्ली में ना सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता बल्कि आम वो महिलाएं जिन्हें पिछले 10 वर्षों में आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त किया गया और अब वो तैयार थी राजनीतिक सशक्तिकरण की, वो महिलाएं सरकार की कोशिशों के बाद आज सशक्त हुई थी और सिर्फ योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि नीति निर्माण यानी कि पॉलिसी मेकिंग में अपने योगदान को आगे बढ़ाते हुए आज वो आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते वो अब सपना टूट गया। आज राजधानी दिल्ली की सड़कों पर वो विरोध साफ तौर पर नजर आया। एक उनका प्रयास था कि जो विपक्ष को घेरने का, राहुल गांधी के घर के बाहर घेराव करने का प्रयास किया गया और जितनी संख्या में महिलाएं यहां पर निकल कर आई वो बेहद देखने लायक था कि कैसे आज हमारे देश के कोने कोने से आवाज़ उठ रही है कि महिलाओं को अब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उनकी सशक्तिकरण की बहुत ज़रूरत है और अब वो चाहती हैं कि देश के महत्वपूर्ण निर्णयों में यानी कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों तक वो पहुँचें और अपनी भागीदारी, अपना योगदान दे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही साफ तौर पर यह बात कही थी कि ये सिर्फ दलगत राजनीति से हमें ऊपर उठना है, ये जो है ये किसी राजनीतिक गारंटी, राजनीतिक फायदे की वजह से सरकार इस बिल को नहीं लाई है। जो ये बिल था वो हमारे देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए था कि किस तरह से आज वो 2047 के विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं और अब उनका प्रयास है कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों तक वो पहुंचे और नीति निर्माण यानी कि पॉलिसी मेकिंग में भी वो अपना योगदान दे। क्योंकि जाहिर तौर पर जब प्राथमिकताएं बदलेंगी, हमारे देश का जो आज वैश्विक मंच पर जिस तरह से पूरे विश्व को संदेश दिया भारत ने कि सिर्फ महिला विकास नहीं बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट का, यानी कि महिलाएं विकास के केंद्र में हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश के सुदूरवर्ती गांवों में महिलाएं किस तरह से काम कर रही हैं। बिल्कुल जय, यदि हम देखें प्रधानमंत्री के वक्तव्य को तो उन्होंने कहा, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये जरूरी है और ये हम विधेयक लाकर के महिलाओं पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है। ये बात प्रधानमंत्री ने कही।
बिल्कुल पराक्रम, यहाँ प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि मोदी की गारंटी है कि अगर परिसीमन कानून आने से अगर दक्षिण के राज्यों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और साफ यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये दलगत राजनीति से हमें ऊपर उठना होगा। हम महिलाओं को कुछ दे नहीं रहे हैं, हम महिलाओं का अधिकार उन्हें सौंप नहीं रहे हैं। ये उन्होंने अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य के चलते उन्होंने इसको अर्न किया है। ये उन्होंने आज हमारे देश के विकास में वो आगे बढ़ रही हैं। 2047 के विकसित भारत के निर्माण में हम जो योगदान दे रहे हैं उसमें हमारे देश की आधी आबादी के योगदान के बिना वो अधूरा है। क्यों नहीं हम उनको आज लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच तक लेकर आते हैं? क्यों नहीं हम उनको हमारे नीति निर्माण, हमारी पॉलिसी मेकिंग में उनका हिस्सा हम करते हैं? यही जो बात थी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, लोकसभा में कही, राज्यसभा में कही, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में सम्मेलन में कही कि हम आज महिलाओं को जो दशकों से करीबन 4 दशकों तक ये अधिनियम चर्चा में, विवाद में और राजनीतिक गतिरोध की वजह से अटका रहा, लेकिन अब समय आ गया है कि हम महिलाओं को उनका अधिकार दे दें जो वो चाहती हैं। लेकिन ये तमाम अपीलें जो देश भर से उठी आवाज़ थी वो उसको विपक्ष ने झुटला दिया, उसको दरकिनार किया। और यही वजह रही कि कल हमने देखा कि किस तरह से ये जो संशोधन विधेयक था वो लोकसभा में आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देश में महिलाओं का जो आक्रोश है वो निकल चुका है और वो सड़कों पर आ रही हैं अपना ये आक्रोश, अपनी नाराजगी दिखाने और बताने विपक्ष को कि ये उन्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। और इस चर्चा में हमारे साथ प्रोफेसर सुषमा यादव भी जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर सुषमा यादव। आप वरिष्ठ शिक्षाविद हैं और यूजीसी की मेंबर भी रही हैं कमेटी की। मैं समझना चाहूंगा प्रोफेसर सुषमा, देखिए आखिर जिम्मेदार कौन है ये तो हम समझ रहे हैं कि विपक्ष ने अपनी राजनीति की वजह से इसका विरोध किया, लेकिन विपक्ष को आखिर इसका विरोध करके मिला क्या? जब सभी दल आरक्षण के समर्थन का दावा करते हैं तो वो कौन सी अदृश्य दीवार है जिसने इस विधेयक को पारित कराने से रोक दिया? विपक्ष की आखिर क्या इसके पीछे की मंशा है? राजनीति वैज्ञानिक के रूप में और शिक्षाविद के रूप में मैं कहूंगी कोई सोच नहीं दिखाई दे रही है। दिस इज बैंकरप्सी जी। क्योंकि विपक्ष में अगर मैं होती तो मैं इस बिल का विरोध नहीं करती, क्योंकि ये विरोध ऐसा है जो ना दूसरे को हरा सका ना खुद को जिता सका। ये वो हार हुई है बीजेपी की जिसमें बीजेपी हार कर भी जीती है और विपक्ष जीत कर भी हारा है। ये एकदम खराब रणनीति मैं समझती हूँ। विपक्ष को सोचना चाहिए था। ये बात सही है कि भाजपा ने या सत्ता पक्ष ने इतनी सुंदर चाल चली, इतनी सुंदर रणनीति बनाई कि इस समय विपक्ष को शायद समझ ही नहीं आया उनका खेल, और उसमें वो विपक्ष करके महिलाओं को भी नाराज कर गए जी। और देश की सोची समझी जो आबादी है, जो महिला को वस्तुतः सम्मान देना चाहती है, उसको भी नाराज कर गए। क्योंकि देखिए आज जो दिखाई दे रहा है और कल 2 दिन हमने जो संसद में सुना, उससे अब ये तो समझ आ रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की चर्चा के केंद्र में आ गया है जी। महिलाएं इतनी जागरूक तो राजनीतिक तौर पर हो ही गई हैं कि पहले उन्हें वोट का अधिकार तो नहीं मांगना पड़ा था, लेकिन प्रतिनिधित्व का अधिकार लोग वहां तो मिल गया उनको ग्रास रूट्स पर। ठीक बात। वहां भी थोड़ा सा इसी प्रकार की राजनीति हुई थी, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं तो उनका क्रोध आ रहा है और स्पष्ट आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि वो इस विपक्ष को क्षमा भी करेंगी। बिल्कुल ठीक है, जवाब देना होगा। और यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही, यही बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही कि आपको जवाब देना होगा भारत की आधी आबादी को कि आपको आखिर इससे क्या मिला, क्योंकि ये अगर आप इसका विरोध करेंगे तो एक तरीके से ये विश्वासघात होगा, और विपक्ष ने ऐसा ही किया। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जो डिलिमिटेशन की बात है, जो परिसीमन की बात है, परिसीमन लागू किए बगैर इसे क्रियान्वयन इसका संभव नहीं हो पाता, और इसीलिए सरकार ने जनगणना की भी शुरुआत कर दी थी और परिसीमन को विधेयक के माध्यम से लागू कराने का प्रयास भी करने जा रही थी। आखिर परिसीमन का विरोध यहां पर विपक्ष क्यों कर रहा है? मुझे तो इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा सेंस नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए कि परिसीमन से सीट्स बढ़ रही थी। बिल्कुल। और सीट बढ़ रही थी तो महिलाओं के लिए स्थान भी अधिक बन रहे थे और बाकियों के स्थान बच भी रहे थे, सुरक्षित बच रहे थे।
उससे जो एक बैकलैश होता है, जो प्रायः आरक्षण का बैकलैश होता है कि मेरी सीट चली गई, मेरा स्थान चला गया, मेरा स्थान ले लिया, वह बैकलैश भी नहीं बच रहा था। परंतु मुझे लगता है कुछ अपने जाल में विपक्ष फंस गया है यहाँ। वो सोच तो ये रहे थे कि परिसीमन का विरोध करेंगे और शायद हम सरकार को हरा लेंगे और फिर हम महिलाओं के पास जाएंगे कि देखिए हम तो चाहते थे कि आपके लिए अधिक सीटें होनी चाहिए, अधिक स्थान होने चाहिए, लेकिन बीजेपी शायद ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन यहाँ वो बहुत सही तौर पर सोच नहीं पाए जी। ये आई थिंक इट्स ए मास्टर स्ट्रोक, मैं बार बार कह रही हूँ, राजनीतिक तौर पर इट्स ए मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम द रूलिंग रिजीम, जहां वो जो लाए हैं वो महिलाओं का पक्ष अवश्य है और उन्होंने अपनी बात पूरी की कि हमने वादा किया था कि हम महिलाओं के लिए स्थान बढ़ाएंगे, लाएंगे। ये बात वोट की नहीं है, ये प्रतिनिधित्व की बात है, ये नेतृत्व की बात है और नेतृत्व वो देना चाह रहे हैं महिलाओं को। ये बात जो माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि देश की महिलाएं इन्हें माफ नहीं करेंगी, ये सत्य लग रहा है। और वो पार्टीज जो खुद को प्रोग्रेसिव कहती हैं, जो खुद को प्रगतिशील कहती हैं, जो अभी तक ये कहती रही हैं कि वी आर प्रो विमेन, हम महिलाओं के पक्ष वाले दल हैं, वो भी कल ये नहीं सोच पाए। बहुत सुंदर होता अवसर, बाद में जाकर अपनी राजनीति करते थे। कभी कभी ऐसे अवसर भी आते हैं देश के विकास में जहां हमको छोटे छोटे हितों से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र, जब हम राष्ट्रहित की बात करते हैं तो उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुषमा यादव, बहुत बहुत धन्यवाद जया सिन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरीके से आधी आबादी का अधूरा हक यहाँ पर जो है वो कि पूरा नहीं हो पाया और अब उम्मीद ऐसी है कि आने वाले समय में, भविष्य में फिर से जब ऐसे प्रयास हों तो एक बार हम दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए सभी का समर्थन नारी शक्ति वंदन को समर्पित कर पाएं। इसी के साथ चर्चा में आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।